नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 5 अम्ल, क्षारक और लवण। कल अपन ने स्टडी किया था कि कौन कौन से एसिड किस में प्रेजेंट होते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। आगे देखते हैं इंडिकेटर, सूचक, जिसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि एसिड और बेस कौन कौन से हैं, उसमें कौन सा कलर चेंज होता है। तो जो इंडिकेटर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में मिलते हैं, जबकि कृत्रिम सूचक जिसे मानव के द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्र, हल्दी, गुड़हल के पुष्प। कृत्रिम सूचक जिसे मानव बनाता है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर और मेथिल ऑरेंज। अभी जो 7th क्लास की बुक है उसमें सिर्फ फिनोफ्थलीन के बारे में दे रखा है। नंबर फर्स्ट देखते हैं प्राकृतिक सूचक का लिटमस पत्र। ये जो लिटमस पत्र होता है, कागज की स्ट्रिप आती है, कागज की पट्टियाँ आती है, जिसकी सहायता से अपन पता लगाते हैं कि अम्ल और क्षार का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो लिटमस पत्र जो है वो पौधों से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन क्या होती है? जो शैवाल और कवक दोनों से मिलकर के बनती है लाइकेन, और यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में प्राप्त होता है अपन को। लिटमस पत्र जो है, लिटमस पेपर, एक इस पे रोसेला नामक लाइकेन होती है, उससे प्राप्त किया जाता है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि लिटमस पत्र रोसेला लाइकेन से बनाया जाता है। अब ये जो अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, जो लिटमस पत्र होता है कागज के एक स्ट्रिप के रूप में होता है, तो वो जो लिटमस पत्र होता है, जब एसिड का टेस्ट करते हैं अपन तो नीले से रेड कलर में शो होता है, चेंज होता है, जबकि बेस का करते हैं तो लाल से नीले कलर में चेंज होता है। तो अम्ल क्या करते हैं? अगर अम्ल प्रेजेंट है तो नीले लिटमस को लाल में चेंज करेगा वो पेपर, और क्षार का टेस्ट करेंगे तो लाल लिटमस को नीले में कर देता है। तो अगर अपन इसमें ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक होता है, दो बच्चे होते हैं, एक का नाम है अनिल और एक का है शालिनी। तो अनिल में क्या है? अनील, 3 शब्द हैं। अ से अम्ल, नी से नीला, लाल, तो तीनों में हो गया अम्ल, नीला, लाल। अम्ल क्या करता है? नीले से लाल में चेंज होता है। क्षालिनी, क्षा से क्षार और ल से लाल, नी से नीला। तो क्षार क्या करता है? बेस, लाल से नीले में चेंज होता है। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे क्षार को क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस में कौन सा कलर आता है? ब्लू कलर आता है। तो ब्लू कलर किससे आएगा? लाल से। तो एक याद हो जाएगा तो भी दूसरा याद रख सकते हैं अपन कि बेस है, तो बेस में कौन सा कलर आता है? ब्लू। ब्लू कलर किससे आता है? लाल से ब्लू में चेंज होता है। अब बचा हुआ कौन सा है? अम्ल। अम्ल में क्या होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, नीला से लाल। ये थोड़ा सा है कि अपन को भूले नहीं, आराम से याद हो जाए। अब नंबर सेकंड है हल्दी। हल्दी तो अपने घर में सबके अवेलेबल होती हैं, तो अपन ये इसको घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। हल्दी का 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, उसको थोड़ा सा जल में मिला करके एक पेस्ट बनाना है और उसको एक पेपर पर फैला देना है और थोड़ी देर के लिए उसको सूखने देते हैं, और फिर उसकी कागज़ की छोटी छोटी सी पट्टियाँ काट लेते हैं, स्ट्रिप। अब उसको साबुन के सॉल्यूशन में डिप करके अपन चेक कर सकते हैं। तो जो पेपर होगा येलो कलर का, जो हल्दी से रंगा हुआ जो पत्र अपन तैयार करेंगे, वो रेड कलर का हो जाता है। तो जो हल्दी का पीला कलर था वो रेड कलर में चेंज हो रहा है साबुन के सॉल्यूशन में डुबोने पर। तो वो क्या बताता है कि बेस होती हैं साबुन, क्षार होती हैं साबुन, क्षार। क्षार का मतलब जो स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं। ये मैंने भी तैयार किया है। जैसे एक पेपर लिया था और हल्दी का पेस्ट जल में डुबो करके पेस्ट बनाया था और उसको एक पेपर पर लगा करके ऐसे हल्दी के लिटमस पेपर तैयार किए थे। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। और ये मैंने तैयार किया है साबुन का सॉल्यूशन। अब ये जो हल्दी है येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसको इस साबुन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये येलो कलर क्या हो जाता है? रेड कलर में चेंज हो जाता है। अगर अपने कपड़ों पर भी कभी हल्दी का निशान लग जाता है और उसको अगर अपन साबुन से वॉश करते हैं, साबुन लगाते, तो वो कैसा हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ये देखो, तो ये क्या बताता है कि जो साबुन है वो क्या है? बेस है। ये आराम से दिखाई दे रहा है, येलो से किस में चेंज हो गया? लाल कलर में। अब इसी प्रकार से है गुड़हल, जो चाइना रोज़ हैं, जिसका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसका साइंटिफिक नेम होता है। ये यही लिख रखा है कि किस प्रकार से हल्दी का टेस्ट करना है। नंबर 3 है गुड़हल के पुष्प, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे चाइना रोज़ भी कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है। तो गुड़हल का पुष्प है, उसकी जो ऊपर वाली जो खिला हुआ पुष्प है, उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, उनको लेकर के क्या करना है? बीकर में डाल देना है और गर्म पानी डाल देना है। कुछ समय तक उसको पड़ा रहने देंगे अपन। तो क्या होता है? जो उसका कलर है उस जल का, वो एक कलरफुल सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, हल्का सा गुलाबी नहीं हो जाए तब तक अपन उसको पड़ा रहने देंगे। अब ये रंगीन जल है, उसको एक अपन इंडिकेटर के रूप में उपयोग करते हैं, सूचक के रूप में।
गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है, अब ये थोड़ा सा रंगीन हो गया गर्म पानी डालने पर गुड़हल की पंखुड़ियों के साथ में। अब अपन इसको इंडिकेटर के रूप में यूज़ करेंगे। तो ये इंडिकेटर क्या करता है, जो अगर अपन अम्लीय सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे तो गहरा गुलाबी मेजेंटा कलर आएगा, जैसे अभी अपन ने हल्दी में किया है तो उसमें, और क्षारीय सॉल्यूशन में कैसा आएगा, हरा रंग आता है। तो इस प्रकार से गुड़हल के पुष्प का भी अपन इस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास गुड़हल का पुष्प अवेलेबल नहीं है, बाकी ये टेस्ट भी अपन कर सकते थे। अब नंबर 2 आता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या होता है, कृत्रिम सूचक है जिसे मानव के द्वारा बनाया जाता है। फिनोफ्थलीन है मेथिल ऑरेंज है। तो फिनोफ्थलीन क्लास 7 में अभी फिनोफ्थलीन ही है, आगे 11th-12th में इसकी केमिकल रिएक्शन भी आती हैं और बना भी सकते हैं कि फिनोफ्थलीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो 2 फिनोल के अणु लेते हैं और एक थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं, दोनों के रिएक्शन से बनता है फिनोफ्थलीन। ये तो 12th क्लास का है कि फिनोफ्थलीन की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे बनता है। फिनोफ्थलीन अम्ल में कोई कलर नहीं देता है, ठीक है। अम्ल के साथ में फिनोफ्थलीन कोई कलर नहीं देता है, रंगहीन सॉल्यूशन होता है। अगर फिनोफ्थलीन अगर अपन अम्ल के साथ में टेस्ट करते हैं, 1-2 ड्रॉप डालते हैं तो कोई कलर नहीं आएगा, कलरलेस सॉल्यूशन ही होगा। अगर फिनोफ्थलीन बेस के साथ में अपन रिएक्शन करवाएंगे तो गुलाबी रंग आता, बहुत प्यारा सा कलर आता है, गुलाबी रंग। तो ये अपन ने देखा है कि प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक क्या होते हैं। अब देखते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। न तो वो सॉल्यूशन अम्लीय रहता है और न ही वो सॉल्यूशन क्षारीय होता है, न एसिडिक हो सकता है, न एसिडिक होता है, न बेसिक होता है। तो उसे कहते हैं उदासीन, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देना। अब किसी अम्ल या क्षारक के बीच होने वाली जो अभिक्रिया होती हैं वो क्या कहलाती है, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उसके साथ साथ क्या बनता है, लवण और जल बनता है। लवण जो होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। और जो निर्मुक्त ऊष्मा निकल रही है, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन हो रही है, ऊष्मा निकलती है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। तो निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसकी एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि HCl है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये एक क्षार होता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण। NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, नमक जिसका सूत्र होता है, प्लस H2O, Na ये Cl। इसको आयनिक फॉर्म में तोड़ भी सकते हैं, जैसे Na प्लस OH माइनस, लेकिन H प्लस Cl माइनस, ये अपोजिट वाले रिएक्शंस कर लेंगे, ये चीज़ें आगे आएगी। तो अब NaCl, तो ये NaCl बन गया, इसका NaOH का OH और ये इसका H था, तो H2O जल बाहर निकल गया। तो इस प्रकार की होती है न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया। अब दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन के क्या एग्जाम्पल होते हैं, उदासीनीकरण के क्या उदाहरण होते हैं। तो नंबर 1 है अपाचन, 2 चींटी का डंक, 3 है मृदा उपचार, 4 कारखानों का अपशिष्ट। तो देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है। नंबर 1 अपाचन, हमारा जो आमाशय होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपन ने पहले पढ़ा था शायद चैप्टर नंबर 2 में। तो आमाशय जो है स्टोमक, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है HCl। ये क्या करता है, भोजन के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। लेकिन आमाशय में जो एसिड है उसकी अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा हो जाती है तो अपाचन जैसी समस्या हो जाती है, और कभी कभी अपाचन बहुत ही कष्टदायक होता है। तो इस अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध या मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंटा एसिड्स प्रति अम्ल लेते हैं, जो क्या करते हैं, इस अत्यधिक जो अम्ल है उसके प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं और अपन को रिलैक्स फील होता है। तो इसमें काम आता है। नंबर 2 है चींटी का डंक, जो लाल चींटी होती है उसके डंक में अम्ल प्रेजेंट होता है। अपन ने पहले देखा था फॉर्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH। लाल चींटी को फॉर्माइका भी कहते हैं। जब लाल चींटी कट करती हैं तो क्या होता है, लाल एकदम से छाटा सा हो जाता है, रेड कलर का निशान हो जाता है। तो वो क्या करती हैं, जो लाल चींटी होती है उसके डंक में अम्लीय द्रव होता है जो अपनी स्किन में डाल देती हैं। अब इस डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या कैलामाइन सॉल्यूशन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3, उसका उपयोग करते हैं। तो ये क्या करता है, उस अम्ल को उदासीन कर देता है, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 3 मृदा उपचार, सोइल का उपचार कैसे करते हैं। खेतों में क्या होता है, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, रासायनिक उर्वरक, उसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है अगर, तो वो सोइल को क्या कर देते हैं, अम्लीय बना देते हैं। जो मृदा होती है, मिट्टी,
अच्छी फसल की वृद्धि के लिए न तो अधिक एसिडिक होनी चाहिए, न ही अधिक बेसिक होनी चाहिए। अगर मृदा है, मिट्टी अगर अत्यधिक अम्लीय हैं और अत्यधिक क्षारीय है तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती हैं। अगर मृदा अत्यधिक एसिडिक हो जाती हैं तो उसे में क्या डाला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ऐसे बेस मिलाए जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, और अगर इसमें वाटर ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। और ये तो हो गया एसिडिक का उपचार। अगर एसिडिक है मृदा तो उसमें ये क्षार डाले जाते हैं, और अगर मृदा बेसिक है, क्षारीय है, तो क्या डालेंगे, जैसे जैव पदार्थ हो गए, कंपोस्ट खाद वगैरह। ये क्या करते हैं, जो कंपोस्ट खाद होता है उससे मृदा में अम्ल छोड़ते हैं, मतलब कंपोस्ट खाद में एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, अगर कंपोस्ट खाद मिलाते हैं मिट्टी में तो ये उसकी जो नेचर होता है उसको उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं अम्ल का। तो इस प्रकार से मृदा उपचार में भी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मृदा की जो अम्लीयता होती है उसको दूर करने के लिए कौन सा क्षार मिलाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 4 है कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखाने होते हैं, उनके जो अपशिष्ट होते हैं कचरा, उसमें अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। अगर ऐसे ही अपशिष्ट को अपन डायरेक्ट ही जलाशय वगैरह में, नदियों में डाल देंगे तो क्या होगा, जल में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए कारखानों का जो अपशिष्ट होता है वो जलाशय और नदियों में डालने से पहले क्षारीय पदार्थ मिला करके उदासीन किया जाता है। यही लिख रखा है, कारखानों का जो अपशिष्ट है, अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ होते हैं। इन अम्लीय पदार्थों को नष्ट करने से पहले उसमें क्षारीय पदार्थ मिला करके उसको न्यूट्रल किया जाता है ताकि कोई प्रदूषण वगैरह ना फैलें। अब एक टॉपिक दे रखा है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। जब वर्षा होती है, वर्षा जल जो होता है उसमें अम्ल की मात्रा अगर अत्यधिक हो जाती है तो वह कहलाती है अम्लीय वर्षा। अब कैसे होती है अम्लीय वर्षा? वर्षा जल अम्लीय किस लिए हो जाता है? तो वायुमंडल में क्या प्रेजेंट है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसें प्रेजेंट हैं जो क्या है, एयर पॉल्यूटेंट है, वायु प्रदूषक है। अब वर्षा जल में ये गैसें घुल करके क्या करती हैं, अम्ल का निर्माण करती हैं। कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती हैं। अब अम्लीय वर्षा जो होती हैं, एसिड रेन, वो भवनें, ऐतिहासिक इमारत जैसे कि आगरा का ताजमहल है, उसको नुकसान है अम्लीय वर्षा से, पौधे और जंतुओं को क्षति पहुंचाती हैं। इसकी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि जो अम्लीय वर्षा होती है वो किन अम्ल के कारण होती हैं, तो ये 2 ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जल वाष्प नमी की प्रेजेंस में अम्ल का फॉर्मेशन करती है, HNO3 और H2SO4। जब ये अम्ल जो हैं वो वर्षा के जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं तो अम्लीय वर्षा का फॉर्मेशन होता है, और इसे ही कहते हैं एसिड रेन। अब इस एसिड रेन में भी जो HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल, इसकी मात्रा होती है 70% और H2SO4 है, इसकी मात्रा होती है 30%। तो ये अपना जो लेसन था, लेसन नंबर 5 एसिड, बेस और सोल्ट, ये अपन ने कंप्लीट किया है। कल अपन इसके देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe. Thank you.